अस्सलामुअलैकुम एंड वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जनाब जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। हंसती मुस्कुराती और खिलखिलाती सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जनाब, और एक पुरसुकून जिंदगी अपनी गुजार भी रहे होंगे। और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए ना उसके कुछ राजों में से एक राज दूसरों के लिए आसानियाँ बांटना भी होता है। मैं अक्सर ये बात करती रहती हूँ कि हमें दूसरों के लिए जितनी हो सके आसानियाँ बांटनी चाहिए। और उन आसानियों का मतलब कोई बहुत लंबे चौड़े काम करने का नहीं होता, बल्कि इंतहाई छोटी छोटी बातें भी किसी के लिए आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। जैसे कि आप आसानियाँ किसी को पानी पिलाकर, किसी को खाना खिलाकर ये कर सकते हैं। किसी के पास अगर लिबास नहीं है आप उसको लिबास दे सकते हैं। किसी यतीम के सर पर हाथ रख देना, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर देना भी आसानियों में ही आता है जनाब। और जिस तरह का आजकल माहौल चल रहा है, महंगाई और बेरोज़गारी ने जो हालत पैदा कर दी हुई है, अपने आसपास के लोगों का हमें ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। और ये बात इंतहाई यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि जब आप किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं ना, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करती है और आपकी मुश्किलात को आसानी में तब्दील कर देती है। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों के लिए पॉजिटिव हमारा एटीट्यूड हो, पॉजिटिव रवैया हो उनकी तरफ, ताकि हमारे पास जो चीज़ें आ रही हैं ना, हमारे पास जो रिएक्शन उसका आता है, तो वो भी हमारा अच्छा हो, पॉजिटिव वे में वो हमारे तक पहुंचे। क्योंकि जो वाइब्स हमारी जाती हैं, जो रवैये हमारे कह लें कि इस सरजमीन पर जाएंगे, वो उसी तरह वापस आएंगे। हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये इसी का रिएक्शन है कि अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो आपकी तरफ भी पॉजिटिविटी ही आएगी। और अगर आप नेगेटिव सोच और नेगेटिव थॉट्स के साथ दूसरों की जो है चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ भी जनाब वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। नेगेटिव आपके आगे भी वो सारा प्रोसेस आता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए आसानियाँ पैदा की जाएं। तो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो एक सेहतमंद और भरपूर ज़िंदगी गुजारने के लिए ना सेहतमंद जिस्म और मजबूत हड्डियों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी चाहे उम्र 20 साल हो या फिर 40 साल हो, हड्डियों की मजबूती हर उम्र में सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बेहद ज़रूरी समझी जाती है। और इंसानी जिस्म का हर हिस्सा मजबूत तरीके से हड्डियों के ज़रिए ही जुड़ा हुआ होता है, और ये जितनी मजबूत होंगी आप उतने ही सेहतमंद नजर आएंगे। और अक्सर लोग हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत करते हुए हमें नजर आते हैं। और ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद, और रिसर्च के मुताबिक भी, कि 40 साल से ज़ायद उम्र की हर 4 में से 1 जबकि हर 5 में से 1 मर्द हड्डियों के अमराज का शिकार होते हैं। और जिसका एक हल ये है कि सही ग़िज़ा का इंतखाब किस तरह करना चाहिए हमें। हड्डियों की मजबूती के लिए सही ग़िज़ा से मुराद ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल है जिनमें कैल्शियम हो, जिनमें विटामिन डी ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाए। और ऐसे में कहा जाता है कि हड्डियों की जो तामीर है वो एक अहम किरदार अदा करती है अगर ये सारी चीज़ें हमें मिलेंगी। तो अब बात ये है कि जनाब हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दूध का इस्तेमाल कहते हैं कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो ये मिथ्स हैं या ये सही में इस तरह की चीज़ है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर हिबा उस्मान मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर हिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर हिबा, हड्डियों को मतलब हम वैसे तो बात करते हैं कि सेहतमंद किस तरह रहना है, लेकिन अगर हमारी हड्डियाँ मजबूत नहीं होंगी तो हम किस तरह सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं? कौन कौन सी ग़िज़ाओं का जो इंतखाब है हमें करना चाहिए और जो हमारी हड्डियों के लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारा बड़ा अच्छा रहे? अच्छा, पहले तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का आपस में रोल क्या है हमारी बॉडी में। विटामिन डी ने हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करना, ये दोनों चीज़ें हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम पोरस फॉर्म में हमारी बोन में प्रेजेंट होता है। अच्छा, ठीक है। जब हम अपनी डाइट में, अगर आपने नोट किया होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कहा जाता है इसमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, हाँ। क्योंकि उसने ग्रोथ पकड़नी होती है, ग्रोथ लेनी होती है। उसकी टीथ डेवलपमेंट के लिए, उसकी बोन डेवलपमेंट के लिए, बोन ग्रोथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। उस टाइम अगर पेरेंट्स अपने मतलब बच्चे को उस कैल्शियम और विटामिन डी तो बाद में जाकर उस बोन ने जब ग्रोथ पकड़ ली है आपकी बॉडी में, और उस बोन को स्ट्रेंथनिंग विटामिन डी ने प्रोवाइड करनी है। अच्छा। अब स्टार्टिंग अगर बेस या रूट ही उस बच्चे की, या उस मतलब मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, उसकी रूट ही स्ट्रांग नहीं है, स्टार्टिंग से वो डेफिशिएंट चलता हुआ आ रहा है,
तो अब क्योंकि अब ज़्यादा माएँ तवज्जो नहीं दे पा रही होती, घर में पेरेंट्स नहीं तवज्जो दे पा रहे होते कि बच्चे ज़्यादा क्यों जल्दी थक जाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, जंक फूड ज़्यादा इन हो चुके हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में स्कूल ऐसे ही चले जाते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना पसंद नहीं करते बच्चे, हमें वॉमिट आती है, हम दूध नहीं पी सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। स्टार्टिंग बच्चों के लिए मैंने बच्चों से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अब भी जो जनरेशन आ रही हैं उनमें मोस्टली अब तो आप वो 40 बता रही हैं, 30 के बाद भी औरतें मर्दों में घुटनों की कंप्लेंट्स, बोन की कंप्लेंट्स आने लग गई। लेकिन अगर आप नोट करें, अगर हम 10 इयर्स बैक हिस्ट्री चले जाएं तो मॉर्निंग में क्या होता था, अगर हम अपने ओल्ड दादा परदादा को देखें तो उसमें वो मॉर्निंग वॉक करते थे, मॉर्निंग की सुबह की सनलाइट यानी कि विटामिन डी रिच है वो, अब वो लेना पसंद करते थे, फजर की नमाज के बाद वॉक करना पसंद करते थे। तो ये डेली रूटीन में अब ख़त्म होती जा रही क्योंकि रात को जागना यंगस्टर्स का ज़्यादा हो चुका है और सुबह सोते रहते हैं। जब नमाज, जाहिर बात है नमाज हमारा दीन भी हमें कुछ ना कुछ किसी ना किसी वे से हमें सिखा रहा होता है कि अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें अपने तरीके से तो हम बहुत एक बेटर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अब क्या होता है, बच्चे रात को सो जाते हैं, माएँ उनके मुंह में फीडर डाल देती हैं, ठीक है, फीडर एक एडवाइस ये है पेरेंट्स को कि फीडर जब बच्चे के मुंह से फिनिश हो जाए, मिल्क खत्म हो जाए फीडर का, तो उसको निकाल दिया जाए उसके मुंह से, क्योंकि फीडर का मुंह के अंदर रहना जो है ना मजीद जर्म्स उसको क्रिएट करता है बच्चे को, और उसके टीथ डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। अब अगर हम स्टार्ट करें, जब वो बच्चा सुबह उठता है, मॉर्निंग में स्कूल गोइंग बच्चों की अगर बात करें तो वो मॉर्निंग में जाते हैं, बच्चे माएँ कहती हैं कि ये नहीं खाता है, इसको वोमिट आ जाती है। अगर आपने स्टार्टिंग उसकी बेस ही मिल्क से, ऑलमंड से या इन चीज़ों से जिसमें कैल्शियम रिच है, और कैल्शियम रिच है, फॉर एग्जांपल नट्स में ऑलमंड बहुत ज़्यादा हम काउंट करते हैं कि ग्रोइंग एज में बच्चों को दूध के साथ सुबह बादाम लाजमन दें, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी कैल्शियम इंटेक भी पूरी हो सकती है। अब आगे चलें तो अगर पेरेंट्स ये चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि बच्चे के लंच बॉक्स में जंक फूड्स के बजाय चिप्स, जूस वगैरह रख देते हैं, ना कि मेरी एडवाइस ये है आप उनको फ्रूट्स रखें जिनमें कैल्शियम रिच है, और भी न्यूट्रिएंट रिच हो सकते हैं। फ्रूट्स आपको पता है मल्टीपल, हमारे पास एक मील है जिसको हम कह दें कि वो रिच सोर्स है कि अगर हम उससे विटामिन या मिनरल्स ले सकें। अब कैल्शियम और विटामिन डी कैल्शियम की डेफिशिएंसी बॉडी में स्टार्ट होने लग गई है, अब जनरेशन आ गए। अब वो क्या होता है, स्टोर फॉर्म में बच्चा इतना खेलता नहीं है, खेल कर थक जाता है, एनीमिक हो जाता है, ये सारे सिम्टोमेटिकली इश्यूज बच्चे में चलते आते हैं। जब वो बड़ा हो जाता है, टीन एजेस में पहुंचता है, वो कहता है, क्योंकि आपने देखा होगा डेली एक्टिविटीज़ खत्म हो चुकी है बच्चों की, गेम्स मोबाइल पे आ गई हैं, आउटडोर एक्टिविटी करती नहीं है बच्चे, बिल्कुल एक्टिविटी फैक्टर अगर हम देखें तो उनका जीरो हो चुका है। बैडमिंटन नहीं खेलनी, बास्केटबॉल नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपनी बॉडी को मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहे। लेकिन डॉक्टर हिबा, हमें लगता है कि अगर हमारे बच्चे या हम लोग खुद भी सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं जिसमें दूध दही आ जाता है, इस तरह की चीज़ें खा रहे हैं, तो शायद हमारा जो वो लेवल है, अगर हम बाकी ग़िज़ाओं से चीज़ें नहीं ले रहे तो वो हमारा पूरा हो जाता है। सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स पे इन्हिसार करना बेटर है? नहीं, आपने अपनी डाइट को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने यही बात की है कि बच्चों की डाइट में या बड़ों की डाइट में अगर आप 30+ एज पे जाएं तो अपनी डाइट में योगर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम सर्वे के मुताबिक विटामिन डी रिच सोर्स है योगर्ट। अगर डेली रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर 250 ग्राम या 180 ग्राम बाउल अगर आप रोज़ अपनी डेली रूटीन में ऐड करें तो आपकी फुलफिल नीड को पूरी करती है, आपकी विटामिन डी क्योर करती है। लेकिन उसका ये हल नहीं है कि आप एक चीज़ ले रहे हो तो बाकी चीज़ों में स्किप कर दें चीज़ें। आपने हर चीज़ में लेना, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल में स्पिनच में कैल्शियम होता है, उसको मतलब अल्टरनेटिव सोर्स में अगर आप देखें, फ्रूट्स में अगर हम काउंट करें तो मैंगो में भी चला जाता है किसी हद तक, हर फ्रूट में कोई रिच सोर्स है कैल्शियम की, विटामिन डी की। लेकिन अगर आप पोर्शंस के साथ यूज़ करें, हर पोर्शन में वेजिटेबल्स भी होने चाहिए, पोर्शन में फ्रूट्स भी होना चाहिए, पोर्शन में नट्स भी होने चाहिए, पोर्शन में राइस होने चाहिए जो बॉडी को स्टार्च प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हर चीज़ को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। एक चीज़ डेयरी, अब देखें आपने बात की डेयरी प्रोडक्ट से हमें कैल्शियम तो मिल रहा है, अब आप वो बताएं क्या वो कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बॉडी को प्रोटीन दे रहा है? हमारी बॉडी को स्ट्रेंथनिंग नहीं, हमारी मसल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। उसके लिए फिर हमें प्रोटीन चाहिए, क्योंकि हमने हर चीज को बैलेंस रखना है। हमारी बोन को मसल स्ट्रेंथनिंग की भी जरूरत है, हमारी बोन को कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की भी जरूरत है, कैल्शियम की भी जरूरत है, विटामिन डी की भी जरूरत है। मतलब रोजाना की बुनियाद पर जितने भी हम सिर्फ छोटे बच्चों को टारगेट नहीं करें, नौजवान नस्ल को या बड़ों को नहीं, हम सबको टारगेट करें। उनकी डाइट में सब्जियां, फ्रूट्स के साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स की लाजमी कोई एक चीज होनी चाहिए, दूध दही दोनों कोशिश करें। अगर आपका BMI नॉर्मल
BMI में लैग कर रहा है, फॉर एग्जांपल 18 to 25 की रेंज में लैग कर रहा है, एक बैलेंस डाइट आप लेना चाह रहे हैं, तो उसमें 1 सर्विंग या 2 सर्विंग आप मिल्क की ऐड करें। मिल्क में जरूरी नहीं है कि दूध हो, योगर्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट में हम अगर काउंट करें, जब हम कोई मील सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट में बनाते हैं, तो जैसे ओट मील्स होता है, वो भी उसमें एक फुल ऑफ प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी आ जाता है। साबूदाना का मील बनाते हैं, वो भी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट आ जाता है। तो उसमें आपने अपने लाइफ को इजी करने के लिए ऐसी चीज खानी है जो एक ही बाउल में आपको मल्टीपल न्यूट्रिएंट को कवर करे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को एक मॉर्निंग सिकनेस फील ना हो, क्योंकि मॉर्निंग आपको पता है ब्रेकफास्ट एक फ्यूल का काम करता है। जितना अच्छा आपने ब्रेकफास्ट लिया होगा उसने आपको सारा दिन चलाना है। तो अगर उसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर सब कुछ एक नॉर्मल, एक इक्वल अमाउंट में आपको मिल रहा है, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा काम करेगी। अगर हम यंगस्टर्स की मतलब एडल्ट की बात करें, ओल्ड एज में जैसे मरीजों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, जोड़ों घुटनों का दर्द, रोमेटिक आर्थराइटिस, ये क्यों अब आजकल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उन ओबीस की तरफ पेशेंट जाता जा रहा है। जब वो ओबीस की तरफ जा रहा है, ओवरवेट की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि उनकी डेली एक्टिविटी नहीं है। जब डेली एक्टिविटी नहीं है, वो क्या करते हैं, खा तो लेते हैं, उसको बर्न नहीं कर पाते। आप कह रहे डेयरी प्रोडक्ट्स ज्यादा करने से उनका कैल्शियम, विटामिन डी तो चले क्योर हो रहा है, लेकिन वो डेयरी प्रोडक्ट लेने से उनका वजन कितना ज्यादा गेन हो रहा है, भी बढ़ता फैट बढ़ रहा है, जिसको वो मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहे होते। तो जरूरी है कि अपनी डाइट में बैलेंस चीजें रखें और उसको मेटाबोलाइज भी करें। वॉक करें, अपनी रूटीन के अंदर वॉक लाना एडल्ट के लिए बहुत जरूरी है। बेशक ऑस्टियोआर्थराइटिस एक्टिविटीज से, वॉक करने से भी हमारी हड्डियां मजबूत बिल्कुल होती हैं, हमारे मसल्स जो है वो मजबूत होते हैं। क्योंकि कुछ कंप्लेन करते हैं 4 ग्रेड तक आकर हमसे चला नहीं जाता, लेकिन मेरा मानना ये है कि इतना चला तो जाता है कि आप एक ब्रिस्क हल्की सी वॉक 10 मिनट की, 5 मिनट की, अपने खाना खाने के 45 मिनट बाद आप एकदम से बैठे ना, सोए ना, लेटे ना, ये आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि अगर आप रूटीन में 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की वॉक इन कर ले, तो आप एक बहुत स्मूथ, अगर 40 इयर्स के बाद मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, यकीन करें कि वो 68, 70 इयर्स की लेडीज होती हैं जो अपना वजन कम कर रही होती हैं। अब उनका दिमाग उस तरफ चला गया होता है कि अब हमने वजन कम करना है, फिर हमें उनकी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है डेयरी प्रोडक्ट। अच्छा, तो उस रिस्ट्रिक्ट में हमें पता होना चाहिए कि अगर हम डेयरी प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्ट करें तो कैल्शियम और विटामिन डी हमें किन सोर्सेज से और मिल सकता है। उन सोर्सेज में वेजिटेबल्स हम बहुत काउंट करते हैं, वेजिटेबल काउंट करते हैं। सेकेंड थिंग, हम ड्रिंक्स, स्मूदीज ऐसे कहते हैं कि उनसे भी, जैसे आप काउंट करें, एलोवेरा में भी कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, साबूदाने में विटामिन डी होता है। उसके हम लोग नहीं दूध में डालना पसंद करते, हम उसके कबाब बनवा देते हैं कि आप कबाब बना लें उसका, जैसे शामी बनती हैं। तो उस सोर्स से भी उनको चला जाता है विटामिन डी, कैल्शियम भी चला जाता है। लेकिन काले चने कोई डायरेक्ट सोर्स से नहीं ले पाते, ठीक है, उसमें भी प्रोटीन है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी है, तो हम उसके भी कहते हैं कबाब बना लें। लोग नहीं पसंद करते शोरबा खाने का, ग्रेवी खाने का, तो हर चीज का अल्टरनेट हल है। बच्चों के लिए भी मेरा ये एडवाइस है कि उनको अगर आप चिकन की शामियाँ बनाकर देते हैं, या मटन तो इट्स गुड बच्चों के लिए, लेकिन अगर चिकन को थोड़ा कम यूज़ कर लें आप, कम इन सेंस, क्योंकि आपको आजकल पता है ज़्यादातर फीमेल्स को, जनरेशन्स को कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, और वो हो रहे हैं क्योंकि उनकी डेली इंटेक में चिकन का इंटेक बहुत ज़्यादा है। तो उनको, मेरा मानना है कि जो फीमेल्स हैं, बच्चियाँ हैं जो बड़ी हो रही हैं, उनको कोशिश करें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा लाएं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि मैं घर में कुक कर सकती हूँ या बन सकती हैं उनकी, तो कोशिश करें उन जंक फूड से अवॉइड करवाएं। अच्छा, डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा हम लोग बच्चों को चीज़ भी खिला रहे होते हैं, मतलब जो डेयरी से बनी हुई होती है, इस तरह की अल्टरनेट भी दे रहे होते हैं। अगर बच्चे दूध नहीं पीते हैं, दही नहीं खाते, तो ये अल्टरनेट होता है, इससे भी वो चीज़ें हमें मिल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे, देखें, रोज चीज़ तो नहीं, मक्खन और ये सारी चीज़ें रोज तो नहीं। अब देखें, एक दिन चीज़ दे दी, एक दिन मक्खन दे दे, एक दिन देसी घी दे दे, फिर चीज़ दे दे, फिर मक्खन दे दे, फिर देसी घी दे दे, एक चीज़ को परसिस्टेंटली आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको ज़रूरी है बॉडी में फ्लक्चुएट चेंजेस लाना, ताकि आप किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो, आपकी बॉडी हर चीज़ को यूज टू रखे, हर चीज़ को थोड़े स्मॉल पोर्शन में इस्तेमाल करने की आदी बनाए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप पूरा हफ्ता चीज़ यूज़ करेंगे, आपको स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, एसिडिटी इश्यूज हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कुछ चीज़ बिल्कुल 3 दिन यूज़ करें, चौथे दिन उनको जो है ना एसिडिटी, बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, डिपेंड करता है। तो इसलिए वंस इन अ वीक
ट्वाइस इन अ वीक इट्स बेटर। अब हर चीज़ को बैलेंस तरीके से अपनी डेयरी इन सेंस आप देखें, IBS का अगर पेशेंट है तो उसको डेयरी प्रोडक्ट सूट्स नहीं करते, फिर वो अपनी कैल्शियम और विटामिन डी सोर्सेज कहाँ से लेगा? ठीक है, तो हम उसमें फिर मैंगो का इस्तेमाल करवाते हैं, बनाना का इस्तेमाल करवाते हैं, फिर उनको डेयरी प्रोडक्ट स्किप करने के लिए हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ चले जाते हैं, हम ब्रोकली की तरफ चले जाते हैं, हम ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको कैल्शियम और विटामिन डी क्योर हो सके। लेकिन अगर जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी बना की वजह से, किसी भी चीज़ पर, तो क्या वो सप्लीमेंट्स खा सकते हैं? उसका ऑल्टरनेट हो सकता है सप्लीमेंट्स? वही मैं आपको बता रही हूँ, हमें रेंजेस बता दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल जब हम विटामिन डी या कैल्शियम की रेंजेस देखते हैं, पेशेंट का टेस्ट करवाते हैं, उसमें देखते हैं कि अगर रेंजेस 25-35 मॉडरेट है, इसमें मॉडरेट का मतलब ये है कि ये अगर टीन एजेस में इतनी वैल्यूज़ आई हैं तो हम उसको कहते हैं एक्सेप्टेड है, ये डाइट बेहतर कर ले तो ये और अच्छी हो जाएगी। सही। देखिए हर चीज़ का एक टाइम है, सप्लीमेंट का भी टाइम है। टाइम मतलब अगर आपको सुवेट डेफिशिएंसी है तो आप जरूर सप्लीमेंट लें, लेकिन डजंट मीन कि आप पूरा अपना डिपेंड सप्लीमेंट पे कर आप अपनी डाइट को साथ साथ स्मूथ रखना पड़ेगा ताकि आप सप्लीमेंट को स्किप कर सके और अपनी डाइट पे रूटीन पे आ सके। ठीक है, मतलब बैलेंस डाइट लेकर चले, डाइट के साथ साथ अगर आप सप्लीमेंट खाएंगे तो फिर वो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। डॉक्टर हिबा उस्मान, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर हिबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और जनाब, हम बात कर रहे थे कि किस तरह अपने मसल्स को, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है, कौन कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है और किन से इज्तनाब करना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए बदलते ज़माने के बदलते तकाज़ों के हवाले से, तो तमाम वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छी तालीम और तरबियत का बंदोबस्त करें और अपने बच्चों के अंदर ऐसी महारतें और सलाहियतें पैदा करें कि वो हर मैदान में कामयाबियां हासिल करें। और अगर आप भी अपने बच्चों के अंदर ऐसी महारत पैदा करना चाहते हैं ना, तो जनाब इस डिजिटल दौर के तकाज़ों से हम आहंग करें और उन्हें जदीद स्किल्स सिखाने की कोशिश करें। और ये आपको पता है, कंप्यूटराइज दौर है, हम लोग बेहतरीन कंप्यूटर ऑपरेटर तो हैं, हम चीज़ों को बेहतर अंदाज से चलाना भी जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनके पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। इस मैकेनिज्म को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कहते हैं। दुनिया भर में कंप्यूटर प्रोग्रामर की बड़ी मांग होती जा रही है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। और आज के जदीद दौर में देखा जाए ना, तो शायद कोई शख्स ऐसा हो जो कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल ना कर रहा हो। आप हमारी घड़ी का जो अलार्म बजता है आप उसमें देख लें, कैलकुलेटर देख लें, मोबाइल फ़ोन, माइक्रोवेव ओवन जो हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, इंटरनेट और वेब के तमाम इन चीज़ों के पीछे जो है ना मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स ही काम कर रहे होते हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो चुकी है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में प्रोग्रामर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है, इसका स्कोप क्या है और ये किस एज में सीखनी चाहिए हमें, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमजा मुनीर मौजूद हैं, प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हैं। हमजा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। हमजा, आज वर्ल्ड प्रोग्रामिंग डे मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है दुनिया भर में। यहाँ पर आप खासतौर पर अगर पाकिस्तान में देखें तो क्या इसकी अहमियत देखते हैं? लोगों का रुझान या फोकस इस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान में हम थोड़ा सा लेट हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वी आर ऑन द ट्रैक। ओके। अब चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं, पेरेंट्स भी इस तरफ देखना शुरू कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स भी इस तरफ देखना शुरू कर रहे हैं। बैक टू डिकेड्स बैक जो है हमारा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है या हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ को इतना प्रमोट नहीं करती थी। ठीक है, अब जो है हम काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग की तरफ आ रहे हैं, हम स्पेशलाइज प्रोग्रामिंग कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। ओके। और जो एक बेहतर चीज़ ये है कि आफ्टर कोविड हम बेसिकली बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं विद इंटरनेशनल कंपनीज थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो इस वजह से हम इस जो अपनी प्रोग्रामिंग और आईटी डोमेन है इसमें हम काफ़ी एक्सेल कर रहे हैं। लेकिन कोडिंग और प्रोग्रामिंग ये दोनों अलग अलग फील्ड हैं या एक ही चीज़ में आता है, और इसको किस तरह सीखा जा सकता है ताकि हमारे नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं उन्हें पता चले कि ये एक्चुअली है क्या? कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक ही चीज़ है। अच्छा, एक ही चीज़ है। दे आर द टू नेम्स ऑफ अ सेम थिंग। ओके। ठीक है, प्रोग्रामिंग भी कह देते हैं, कोडिंग भी कह देते हैं उसको। ठीक है। बेसिकली किसी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स को अगर आप अपने मुताबिक बिहेव करवाना चाहें
तो आप उसको प्रोग्रामिंग बोल देते हैं। आप अगर किसी ह्यूमन से कोई काम लेना चाहें, आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये काम इस तरह करेंगे, राइट। अगर आप कंप्यूटर को करवाना चाहें अपने मुताबिक बिहेव, तो आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी लैंग्वेज में। ओके, और उसको कोडिंग कहते हैं या प्रोग्रामिंग कहते हैं। बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इसको किस तरह सीखा जा सकता है, खासतौर पर जो आजकल की नई जनरेशन बच्चे जो हमारे ग्रो अप हो रहे हैं, उनको किस तरह इस तरफ लेकर आया जा सकता है? जी। जो बच्चे हैं, आप 5+ ईयर्स के जो बच्चे हैं ना, वहाँ से हम स्टार्ट ले सकते हैं। अच्छा। ठीक है। कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं कि जो बेसिकली प्रोग्रामिंग की 2 टाइप्स आप कह सकते हैं। एक है यूआई बेस्ड प्रोग्रामिंग या ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। अच्छा। उसमें यह है कि आपने सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है कुछ चीज़ों को, तो आपका प्रोग्राम बन जाता है। पीछे कुछ काम जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कर रहा होता है। अच्छा, ठीक। तो 5 to 8 ईयर्स के बच्चे को आप अगर उस तरफ लगाएं ना, तो वो उसके लिए थोड़ा इंजॉयमेंट भी होगी और वो उसको एक कॉन्सेप्ट सीख लेगा कि कोडिंग होती क्या है। अच्छा। 8 ईयर्स के बाद आप उसको फिजिकल जो एक्चुअली टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग है जो कि रियल वर्ल्ड में यूज़ हो रही है, आप उसको उस तरफ लेके आएँ। उसके लिए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। 5+ ईयर्स के लिए code.org बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो बच्चों को गेम्स बेसिकली आप ड्रैग एंड ड्रॉप से बनाते हैं, तो वो गेम्स में इंटरेस्टेड भी होते हैं। बजाय कि वो सारा दिन मोबाइल पे वैसे गेम खेलें, तो वो अपनी बनाई हुई गेम खेल लें, उनको उसमें इंटरेस्ट भी हो जाएगा। अच्छा। उस तरफ चले भी जाएंगे। 8+ ईयर्स के लिए भी गूगल का अपना एक प्रोग्राम है, CS कोर्स और कोडिंग मंकी है। अच्छा। बच्चों के लिए है अच्छा। बेसिकली। तो उसमें छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करके आप गेम्स बनाते हैं, तो बच्चों को इस तरह कोडिंग का आइडिया हो जाता है। और जब वो इनिशियली सीख जाते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड इन 8th स्टैंडर्ड और इन मैट्रिक O लेवल्स, वहाँ पे जाके हम उनको प्रॉपर प्रोग्रामिंग से अगर इंट्रोड्यूस करें, तो वो उनका सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में भी डिफरेंट फील्ड्स हो सकती है जिसको आप अडेप्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ऐसी है। प्रोग्रामिंग के डिफरेंट डोमेन्स हैं, कंप्यूटर साइंस के डिफरेंट डोमेन्स हैं। अच्छा। जिसमें आप एम्बेडेड सिस्टम्स ले सकते हैं, आप नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम्स ले सकते हैं, आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो हम एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, अच्छा। उस पर जो ऐप्स बनती हैं उसकी एक प्रॉपर डोमेन है एंड्रॉयड डेवलपमेंट। जो एप्पल है, iOS है, उसकी iOS डेवलपमेंट, उसकी भी एक प्रॉपर डोमेन है। स्पेशलिस्ट मौजूद होते हैं, iOS डेवलपर्स होते हैं, एंड्रॉयड डेवलपर्स होते हैं। विंडोज़ जो हम लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग के लिए इंजीनियर्स होते हैं। तो बहुत सारी डोमेन्स है, पाइथन लैंग्वेज है, मैटलैब है, ये सारी हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि ईजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा। तो ये लैंग्वेजेस जो हैं वो एक 8th स्टैंडर्ड का 10th स्टैंडर्ड का बच्चा बड़ी आसानी से सीख सकता है, गिवन कि उसको पहले प्रोग्रामिंग की नॉलेज हो, उसको आइडिया हो कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए अगर हम बच्चों पे 5+ ईयर्स 6+ ईयर से काम करना स्टार्ट करें, तो वी कैन ब्रिंग दिस चेंज। लेकिन क्या ये जितनी भी आपने डोमेन्स हमें बताई हैं प्रोग्रामिंग की, इसके ऊपर काम हो रहा है पाकिस्तान की डोमेन में? बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। पाकिस्तान की $2.2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स 2021 में सिर्फ IT की है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। वो सारी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और जो उसमें एक अच्छी बात यह है कि हम बेसिकली अब ये इंडिविजुअल लेवल पे भी आ रहा है। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे था, अब आफ्टर कोविड जब रिमोट जॉब्स का यहाँ पे लेबर कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज सस्ती है। लेबर से मुराद मेरा यही जो मतलब एवरीवन वर्किंग वो लेबर ही है, ठीक है। तो वो सस्ती है। बाहर की बहुत सारी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे जॉब्स ऑफर कर रही हैं। तो हम डायरेक्टली भी उनके साथ काम कर रहे हैं, डिफरेंट फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी हम काम कर रहे हैं, और जो कंपनीज हैं वो तो डायरेक्टली काम कर ही रही हैं। तो कंबाइन एफर्ट के थ्रू हम अपनी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ा रहे हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी पाकिस्तान में ग्रो कर रहा है। ठीक है। लेकिन आज हमारा मकसद ये है कि जो आज का दिन है इनको बच्चों के साथ रिलेट किया जाए हमजा, ताकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ हो जो हम उनको देकर जा सके। तो उनके लिए मुझे बताइए कि इसमें वो किस तरह इसको और ज़्यादा अडेप्ट कर सकते हैं, इन चीज़ों को सीख सकते हैं, उनके सिलेबस में इस चीज़ को शामिल करना चाहिए, हमारे स्कूल्स में इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए क्या? बेसिकली बच्चे जो हैं वो उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उनको अच्छी लगती है। हाँ। दैट इज वेरी। अगर आप उनको जोर जबरदस्ती करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। इसीलिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको बता रहा था, हाँ जी। वो गेम्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि बच्चे सीखें। सही। स्कूल लेवल पे अगर हम आते हैं तो कुछ स्कूल्स हैं पाकिस्तान में जो मैं रिसेंट 5 ईयर्स में मैंने देखा है जो इस तरफ जा रहे हैं। अच्छा। जो कि रोबोटिक्स बेसिकली छोटे छोटे रोबोट्स बनाते हैं, ठीक है। तो उससे यह है कि बच्चों को एक चलती फिरती चीज़ नज़र आती है, वो अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा। ठीक है। तो उससे आप उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ सिखाएं, उनको रोबोटिक्स की तरफ लेके जाएं। रोबोटिक्स इटसेल्फ एक डोमेन है कंप्यूटर साइंस में, तो आप उस तरफ उनको लेके जाएं, बच्चे अट्रैक्ट भी होंगे। उनके करिकुलम में ऐड करें इस चीज़ को, जो कि डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ कोर्स, गवर्नमेंट अगर इस पे थोड़ा सा ध्यान देती है
तो इन द लॉन्गर रन हमारी एक्सपोर्ट्स में भी फ़ायदा है और हमारे जो कंप्यूटर लिटरेसी है उसमें भी हमें फ़ायदा होगा। और पेरेंट्स को भी इस तरफ देखना चाहिए कि ठीक है बच्चे सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो हमेशा हार्मफुल नहीं है। आप उनको एक अगर प्रॉपर वे में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चलाएं तो वो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल भी हो सकता है। लेकिन वो फिर मसला ये आ जाता है ना कि पेरेंट्स को खुद उसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस हो, तभी वो अपने बच्चे को उस साइड पे उस लाइन पर लेकर आ सकते हैं। अगर उन्हें पता ही नहीं होगा तो वो किस तरह अपने बच्चों के लिए भी काम कर सकेंगे। जी, इसमें यह है कि इसमें फिर स्कूल्स का और जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनका रोल आता है कि वो बच्चों को उस तरफ लेके आए। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में जो पेरेंट्स लिटरेट हैं, मतलब जिस मर्जी लेवल की लिटरेसी है, अगर वो लेट से उन्होंने कोई एक लेवल की ग्रेजुएशन की हुई है तो वो बच्चों को इस तरफ ला सकते हैं। क्योंकि जो मैं आपको वो बता रहा हूँ 5+ ईयर 8+ ईयर वो बड़े सिंप्लीफाइड हैं बच्चों के लिए। ऑफ कोर्स वो उसमें सीखने को है, लेकिन पेरेंट्स जो है वो बड़ी 10-15 मिनट्स के एफर्ट्स के साथ वो चीज़ अंडरस्टैंड करके बच्चों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो एडल्ट्स की अगर बात कर ले हम, वो भी क्या इस साइड पर अगर उनकी डिग्री वो वाली नहीं है और वो प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं तो वो भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं? हाँ जी, एडल्ट्स का ये है कि बिल्कुल डिग्री जो है इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती। अच्छा, अगर आपकी डिग्री इस डोमेन की नहीं भी है, आपके पास ये स्किल है, स्किल सीखने के लिए आपके पास यूट्यूब है, डिफरेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इनके थ्रू अपनी स्किल सीख रहे हैं, नो वन विल आस्क यू कि आपकी डिग्री क्या है, राइट? आपकी जो सीवी होती है, जो रेज़्यूमे होता है, आपने उस पर सिर्फ ये लिखना है कि मेरे पास ये स्किल है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आपसे डिग्री कोई नहीं पूछेगा। अगर आपको स्किल आता है तो आप उसमें एक डिग्री होल्डर से ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। जो इंटरनेशनल कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट और गूगल हैं, दे आर नॉट आस्किंग फॉर डिग्री, वो स्किल मांग रहे हैं। और गूगल में तो हमारे पाकिस्तान के भी कितने 4-5 नौजवान जो हमारे वहाँ पे गए, उन्होंने लिया है वहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपके पास स्किल है, आप एक्सेल कर सकते हैं। इसमें कोई डिग्री की, कोई डोमेन की कोई रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करें उन्हें हमें साथ साथ सीखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही उनको सीखना चाहिए हमें साथ साथ, और हमें कंप्यूटर लिटरेसी लाजमी लेनी चाहिए। और इसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, किसी फिजिकल सेंटर में हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन लर्निंग बहुत ईजी है, ई लर्निंग के बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ये भी नहीं है कि आपको पे करना पड़े। आप फॉर फ्री भी ये चीज़ें सीख सकते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इनमें एक्सपर्टीज ले सकते हैं। लेकिन बाहर अगर देखा जाए इंटरनेशनली इस चीज़ की बहुत मांग है हमजा, और वहाँ पे इसके हवाले से बहुत काम भी किया जा रहा है। आए दिन कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज़ वहाँ पर लॉन्च की जाती है, इन्वेंट की जाती है, तो उनको हम मीट कर सकते हैं क्या, आपको लगता है? उसमें थोड़ा सा ये है कि वो बेसिकली रिसर्च वाला पार्ट है। हाँ। ठीक है, रिसर्च पार्ट में जो है ना, आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपकी यूनिवर्सिटीज़, आपकी गवर्नमेंट, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि रिसर्च के लिए आपको फंडिंग चाहिए होती है, इसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने यूनिवर्सिटीज़ पे। अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके प्रोफेसर्स हाईली कैपेबल लोग हैं, ठीक है, बच्चों को सिखा भी रहे हैं, लेकिन जो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आती है वो आपकी इक्विपमेंट की, आपकी फंडिंग की, नहीं कराया जाता, प्रैक्टिकल की आती है। थियरी तो पढ़ा दी जाती है, प्रैक्टिकल की तरफ जब अब आते हैं तो तब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं, वसाइल नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसी। और आप अगर नोट करें तो जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग बनती है ना इंटरनेशनली, उसमें रिसर्च का ही रोल होता है। जितने रिसर्च पेपर्स, जितने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, आपकी रैंकिंग उस लिहाज से बेहतर जाती है। किसी भी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग इसलिए बेहतर नहीं जाती कि इस बच्चे के कितने मार्क्स हैं या कितना CGPA है। जितनी रिसर्च होगी उससे आपकी रैंकिंग ऊपर जाएगी। तो थोड़ी फंडिंग से थोड़ा इस तरफ अगर हम अपना फोकस शिफ्ट करें तो पाकिस्तान उस तरफ जा सकता है। ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा उस एंगल में पीछे हैं क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया है। हम अभी भी कंप्यूटर लिटरेसी में पाकिस्तान में थोड़ा पीछे हैं, लेकिन यह है कि हमने स्टार्ट कर लिया है तो इंशाल्लाह विल बी देयर। लेकिन आप बिगनर्स को क्या बोलना चाहोगे जो बिल्कुल अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं? आपकी बातें सुनने के बाद उनको क्या स्टार्टिंग में वो किस चीज़ को अडॉप्ट करें, किस चीज़ को लेकर चलें ताकि वो आगे आके वो एक अर्निंग पॉइंट पर वो पहुंच सके? अगर तो वो ग्रेजुएट हैं, राइट, तो दे कैन सिंपली गो टू यूट्यूब। अच्छा, यूट्यूब पे पाइथन देख लें, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है। मैटलैब एक प्लेटफॉर्म है जो कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो भी एक लैंग्वेज ही है एक तरह की, तो उसको सीख लें। वो बहुत आसान है, यूट्यूब पे जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ ट्यूटोरियल्स हैं। अगर आप सीख लेंगे विद एन एफर्ट ऑफ 15 days to a month, आप उसमें अगर आप एफर्ट पुट करते हैं तो दैट कैन बी एन अर्निंग सोर्स फॉर यू डेफिनेटली।
इसमें कोई दूसरी है। लेकिन उन्हें कितनी देर लगेगी वो सीखते हुए? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कितना टाइम ड्यूरेशन हो सकता है? जिनको बेसिक नॉलेज है वो 15 to 30 डेज में सीख लेंगे। जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है दैट विल टेक मैक्सिमम 2 to 3 मंथ्स। लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी से उसको सीखते रहेंगे विद द कॉन्सेप्ट तो दे कैन डेफिनेटली। और अर्निंग पॉइंट तक कब तक वो पहुंच जाएंगे, आपको क्या लगता है? 3 to 4 मंथ्स में। उसके बाद थोड़ा सा पॉइंट ये आता है कि आप जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स हैं आपने उनका एल्गोरिदम और उनकी मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंड करनी है। आप वहाँ पे अपना एक पोर्टफोलियो बनाते हैं दैट आई कैन डू दिस जॉब। और उसके बाद जो बायर्स हैं जिन्होंने आपसे काम करवाना है वो आपको बेसिकली आप वहाँ पे अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल होगी they'll पिंग यू कि आप हमें ये काम करके दें। डिपेंडिंग अपॉन आपने प्रोफाइल कैसे बनाई है और आप उनकी मेथोडोलॉजी कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, तो आप अर्निंग पॉइंट तक। तो ये जब प्रोफाइल बना रहे होंगे तब भी कोई चीज़ें हैं जिनको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है उन्हें, या कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं लिखनी है, कोई ऐसी चीज़ है जो लिखनी ज़रूरी नहीं, उसमें सिर्फ ये है कि जो आपका स्किल है आपने वो अच्छे तरीके से लिखना है। और स्टार्टिंग में ये है कि बेसिकली आपने उनको थोड़ी सी लेस रेट पे अगर आप काम करते हैं इन द स्टार्ट तो आपका प्रोफाइल बिल्डअप होता है। जब आपका प्रोफाइल बिल्डअप हो जाता है आपके पोर्टफोलियो में आपके बैक पे चीज़ें आ जाती हैं तो देन यू कैन गो विद हायर रेट्स एंड आपकी जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे वो जा सकते हैं? अपवर्क बहुत अच्छा, बहुत कॉमन प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। फाइवर है, ठीक है, और इस तरह भी पीपल पर आर है। अच्छा। और इस तरह काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। इवन फेसबुक पे पाकिस्तान में ग्रुप्स बने हुए हैं फ्रीलांसर्स पाकिस्तान के नाम से। उसमें जो पाकिस्तानी बाहर हैं या पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में ही काम करवाना चाहते हैं वो इंस्टेड के उन प्लेटफॉर्म्स पे जाएं। उन प्लेटफॉर्म्स की अपनी फ़ी है, वो 20% 15% डिडक्ट करते हैं दोनों तरफ से। अच्छा। तो बजाय कि वो उस तरफ जाएं तो वो पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं उसमें थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स हैं, उनके थ्रू भी वो लोकली काम जो है ना वो करवा लेते हैं। तो वो भी एक अर्निंग सोर्स है। मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप अपनी जो सर्विसेज है वो दे सकते हैं लोगों तक, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी आप वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है जी, हमारे साथ हमजा मुनीर प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट मौजूद है। हमजा, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए। वर्ल्ड प्रोग्रामिंग डे आज मनाया जा रहा है दुनिया भर में और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि खासतौर पर जो हमने आज का दिन मनाया है कि ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा आगाही पहुँचाई जा सके कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती क्या है, आगे आने वाले दिनों में कितनी ज़रूरत हमें इस चीज़ की पड़ सकती है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। ये सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और इस सेगमेंट में हम लाहौर और लाहौरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और मसाइल के नरगे में जकड़े लाहौर को एक और अहम और बड़े मसले का सामना रहता है। वो मसला है शहर की अहम शाहराहों, सड़कों पर गदागरों का बढ़ता हुआ राज। भिखारी माफिया के टोले हर जगह भीख मांगते हुए हमें नजर आते हैं, जिनमें बड़ी तादाद खातीन की है और कम उम्र बच्चों की होती है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो लाहौर की अहम शाहराहों पर ये तक देखा गया है कि खवातीन नौमौलूद बच्चों को हाथ में उठाए हुए भीख मांग रही होती हैं ताकि उन पर तरस खाकर अवाम उनको भीख दे दे। और तहकीकाती इदारों का कहना है कि गदागरी एक मुनज़्ज़म कारोबार बन गया है जिसे माफिया कंट्रोल कर रहे हैं। और बच्चे, आपको पता है, कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन सड़कों पर कम उम्र भिखारियों का बढ़ता हुआ राज, होटल्स और वर्कशॉप्स में छोटों की बढ़ती हुई तादाद को देखकर लगता तो यूं है जनाब कि कौम का जो मुस्तकबिल है कोई इतना ताबनाक नहीं है। और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के नाम से एक इदारा भी कायम किया गया है जो वक्तन फवक्तन गदागरी के खात्मे के लिए रेस्क्यू ऑपरेशंस भी करता रहता है और कम सिन भिखारियों का उनको रेस्क्यू करता है, उनको बचाते हैं। तो गुज़श्ता महीने की अगर बात की जाए अगस्त की, तो लाहौर में ऑपरेशन किया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से और भिखारी बच्चों को रेस्क्यू किया गया। जो तहवील में लिए गए बच्चे थे उनमें से 136 लड़के बताए जाते हैं और 66 लड़कियां उनमें शामिल है। लेकिन फिर यही नजर आता है कि कुछ दिन बाद यही बच्चे जो है वही पुरानी जगहों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। तो सूबे में बच्चों की फलाह बहबूद के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म
रिहेबिलिटेशन के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जाएंगे या अब भी उठाए जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद मौजूद हैं। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। सारा, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो नो डाउट बहुत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये जो गदागरी है और जो सड़कों पर, अहम शाहराहों पर जो हमें भीख मांगते हुए लोग कम होते हुए नजर नहीं आ रहे, बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए ये जो चाइल्ड बेगरी का इशू है, बिकॉज मैं इसको डील कर रही हूँ पिछले 4 साल से तकरीबन, मैंने देखा है कि ये एक सोशल इशू है बहुत बड़ा। ये सिर्फ एक इदारे की बात नहीं है, जैसे आपने मेंशन किया, हम तो अपने रिसोर्सेज, अपने बजट से ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमारे दिन में 4 ऑपरेशंस होते हैं। जी, अगर मैं सिर्फ अभी लाहौर की बात करूँगी, बिकॉज वी आर प्रेजेंट हियर, तो हम दिन में सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक 4 ऑपरेशंस किए जाते हैं लाहौर की डिफरेंट हॉटस्पॉट लोकेशंस जहाँ हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जहाँ चाइल्ड बेगर्स होते हैं। फिर वीकेंड पे अलग ऑपरेशन होता है, मतलब देयर इज नेवर अ ब्रेक। तो हम कांस्टेंट कर रहे हैं और बच्चों को रेस्क्यू किया जाता है। बट मैं ये एक सबसे पहले ही लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इतना बड़ा सोशल इशू है कि एक इदारा अकेले नहीं हैंडल कर सकता। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो शहरी हैं, जो गुजारे होते हैं, कि वो इन बच्चों को भीख ना दें। अभी आई वोंट टॉक अबाउट एडल्ट बेगर्स बिकॉज वो हमारे दायरे कार से बाहर है। आई विल ओनली फोकस ऑन चाइल्ड बेगर्स। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको सिंपैथी आती है, कोई हमदर्दी होती है बेकारी बच्चों से, गदागर बच्चों से, तो उनको कुछ खाने पीने का दे दें, या फिर एक उनका बेहतरीन इलाज है कि उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में एडमिशन करा दें। उनको हमारी हेल्पलाइन है 1121। हमें इन्फॉर्म करें, हम जाके इस बच्चे को रेस्क्यू करके अपने पास लेके आएंगे। तो आपने उसको पैसे नहीं देने, क्योंकि ये जैसा आपने मेंशन किया शुरू में कि ये एक नेटवर्क, एक बिजनेस के तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। इनके पीछे इनके हैंडलर्स होते हैं, जिनको हमने गिरफ्तार भी करवाया पुलिस के साथ मिलके। जी, सो इट इज़ वेरी ट्रू दैट दिस इज़ अ प्रोफेशनल नेटवर्क गोइंग ऑन। तो इसको हमने तोड़ना है, हमने इसकी हौसला शिकनी करनी है, एंड द ओनली वे इज़ कि हम इनको पैसे ना दें ताकि इनका बिजनेस फेल हो जाए। दूसरी बात, हम क्या करते हैं कि इन बच्चों को अपने पास लेके आते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं। इनके माँ बाप की भी काउंसलिंग जो पहले नहीं हो रही थी, वो हमने शुरू किया है। उनको हम ओपन ऑफर देते हैं कि आप अपने बच्चे को हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दें। 18 साल तक गवर्नमेंट उसका जो है वो बोझ उठाएगी, उसकी तालीम, तरबियत, उसको हुनर सिखाना, उसको जॉब दिलाना तक। अब हमने जो है ना ये एम्प्लॉयमेंट का स्टार्ट किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इन द लास्ट 6 मंथ्स हमारे 20 बच्चों को अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब्स मिल गई हैं। जी, सो दैट्स लाइक एन अचीवमेंट। एंड हम उनको इंसेंटिव दे रहे हैं कि देखें, आपको अपने बच्चे पे एक पैसा भी नहीं खर्च करना होगा, आप हुकूमत को दे दें और हम उनको नौकरी दिला देंगे, बाद में उन्हीं का फायदा होगा। बट क्या होता है, क्योंकि ये माँ बाप इनके बच्चे ये कमा रहे हैं इनके लिए, ये इनका जरिया आमदन बने हैं, तो वो इस बात पे मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमारी तो रोज की रोजी जो है जो वो खत्म हो रही है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन हमने कुछ केसेस देखे कि माँ बाप को समझ आ गई और वो चाइल्ड बेगर्स अभी भी हमारे पास, जिनको हमने 1 साल पहले रेस्क्यू किया, दे रिफ्यूज टू गो बैक, एंड माँ बाप भी मान गए कि आप अपने पास रखें। अच्छा, एक और बात आपने की कि, और विच इज ये सच है कि होता ही है कि हम ले आते हैं बच्चों को और फिर देखा जाता है 1 महीने बाद उसी सिग्नल पे वो बच्चे दोबारा से मांग, बिल्कुल राइटली सेड। अच्छा, इसका मैंने हल एक निकाला, ये कि मैंने, हमारे जज साहब होते हैं, वी हैव आवर ओन चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट, जो कि साउथ एशिया में ये एक वाहिद मॉडल है कि ब्यूरो के अंदर अपना कोर्ट और अपना सेशंस जज मौजूद है। मैंने उनसे मीटिंग की और बड़े अच्छे हमारे कोऑपरेटिव हैं जज साहब, एंड ही आल्सो रियलाइजेस द सेम इशू, यू नो। तो उन्होंने, हमने मिलकर एक फैसला किया है कि एक तो ये बच्चों का जो ड्यूरेशन है स्टे, इसको बढ़ाया जाए ताकि डेटरेंस क्रिएट हो। ठीक है। ऑल्सो हम ये करेंगे अब से कि अपने जो जैसे लाहौर से बच्चा रेस्क्यू किया ना, उसको हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेंड कर सकते हैं। हमने, हमारा मकसद है डेटरेंस क्रिएट होना ताकि इनको समझ आए। बिकॉज आपको पता है कि ये जो इनके माँ बाप हैं, ये अगले दिन आके हमारे ब्यूरो के बाहर शोर हंगामा करते हैं और ये वकील हायर करते हैं। दे गो अगेंस्ट अस इन कोर्ट। अच्छा, दे हैव सो मच मनी दैट दे कैन हायर गुड लॉयर्स, अच्छा, जी, टू डिफेंड देम। फिर हमारे खिलाफ जो ये पिटिशंस करते हैं, फिर वो केस चलता रहता है। अच्छा, तो ये पूरा यू नो लाइक दैट, मतलब वो इतना नेटवर्क स्ट्रांग है कि वो इस तरह की चीजें भी करते हैं, इस तरह के हरबे भी करते हैं। और एक और चीज हमने एक सोल्यूशन निकाला है, वो ये है कि इनके खिलाफ FIR करवाई जाए माँ बाप के, वो भी हम करा रहे हैं। अभी हमने कोई 5 FIRs 1 हफ्ते में करवाई हैं। इसका मकसद है यही कि उनको सजा मिले, क्योंकि जुर्म है कानूनी तौर पर। FIR के हवाले से आप हमें बता रही थी, अब वो अगेंस्ट पेरेंट्स होंगी अगर बच्चे पकड़े जाएंगे तो? जी, हम एक कानून को फॉलो करते हैं विच इज़ कॉल्ड द PDNC एक्ट, पंजाब डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रंस एक्ट। अच्छा। इस कानून के मुताबिक जो है एक सेक्शन है 36 और सेक्शन 36A,
उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा है कि अगर कोई बच्चा भीख मांग रहा हो या उससे भीख मंगवाई जा रही हो तो ये एक जुर्म है और इसकी सज़ा है। तो इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो उसके पेरेंट्स को पेनल्टी पड़ती है पैसों की जो उन्होंने कोर्ट में जमा कराने होते हैं, दूसरा होता है कि उनको सज़ा होती है, मतलब जेल उनको भेजा जाता है, इम्प्रिजनमेंट। तो उसका भी टेन्योर डिफाइंड है, पेनल्टी की अमाउंट डिफाइंड है। तो वो जज का प्रेरोगेटिव होता है, वो केस टू केस डिफर करता है, किस केस में वो पेनल्टी करते हैं, किस केस में वो FIR करवाते हैं। तो मुझे जज साहब ने रिसेंटली बताया कि उन्होंने काफ़ी फैमिलीज़ को ये पेनल्टी लगाई और इससे उनको फ़र्क पड़ा, बिकॉज उन्होंने आके बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें नहीं देने, हम बहुत गरीब हैं, ये वो। तो ये दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस, क्योंकि फिर हमें नज़र आता है कि एक दफ़ा इनको पैसे देने पड़े, हम इनकी गिरफ्तारी करवाते हैं, उसके बाद ये फिर इससे डर जाते हैं और फिर ये बच्चों को इस पे भीख पे नहीं लगाते। लेकिन सारा ये नहीं होना चाहिए कि हम जो इनके पीछे नेटवर्क है, जो माफिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए? बिल्कुल, देखिए मेरी CCPO साहब से रिसेंटली बात भी हुई थी और उनसे एक मीटिंग भी स्केड्यूल्ड है, और उसका मकसद यही है कि एक बड़ा क्रैकडाउन किया जाए, और क्रैकडाउन अगेंस्ट नॉट जस्ट अगेंस्ट चाइल्ड बेगर्स बट अगेंस्ट द हैंडलर्स जो इनके पीछे हैं, जो इनको प्लेस करते हैं सिग्नल्स पे और फिर शाम में कलेक्ट करते हैं और उनके पैसे लेते हैं, उनका पता लगा के, और वो हमारी टीम जो है वो हेल्प करती है पुलिस की इसमें। हम रेकी करके आइडेंटिफाई कर देते हैं कि कौन सा बच्चे रोज़ यहाँ नज़र आते हैं, इनको यहाँ प्लेस करते हुए भी हमारी टीम देख लेती है। और हमने पिछले साल में 2 गैंग्स ऐसे अरेस्ट करवाए थे पुलिस की मदद के साथ। हमारी टीम ने रेकी की और उसका जायज़ा लगाया किधर वो गैंग्स प्लेस करते हैं, और फिर पुलिस के साथ रेड किया और फिर इनको अरेस्ट भी करवाया गया। तो यही चीज़, और ऑफ कोर्स ये हमारा एक्चुअली ये जुरिसडिक्शन में आता नहीं है, लेकिन जो वे CCPO साहब से मीटिंग करके ऐसा कोई प्लान बनाते हैं कि पुलिस भी एक अग्रेसिव क्रैकडाउन करे अगेंस्ट दीज माफियाज, बिकॉज यू आर राइट कि इसके पीछे तो ये गैंग्स है और इनको सजा दिलवाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एग्जैक्टली हम बच्चों को जितना मर्जी रिहैब कर लें, लेकिन जो वो कंट्रोलर्स अगर नहीं पकड़े जाएंगे तो वो और बच्चों को इस चीज का निशाना बनाएंगे। बच्चों को तो हम ऑलरेडी हेल्प करें, बच्चों को ऐसे कोई और सूबे में नहीं होता कि हुकूमत पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार रखते हैं, लेकिन इनका जो है वो इनको गिरफ्तार करवाना और सजा दिलवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सारा लास्ट में मैं पूछना चाहूंगी, सैलाब के हवाले से भी आप लोगों ने कैंप लगाया हुआ, मेडिकल कैंप भी है, और वैसे भी आप लोग राशन वगैरह भी पहुंचा रहे हैं लोगों तक? जी बिल्कुल, CM पंजाब की सपोर्ट के साथ बेसिकली जब फ्लड्स आए और हमने भी ऑब्जर्व किया कि हमें बताया गया कि साउथ पंजाब में बहुत बुरा हाल है एंड बच्चे भी इफेक्ट हुए हैं और बच्चों के पास पहनने को कपड़े जूते भी नहीं है, तो हमने एक बस्ती लाशारी का एरिया आइडेंटिफाई किया वहाँ पे DC साहब के साथ मिलके, और हमने वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने अपना कैंप लगाया लास्ट वीक, और वहाँ पे राशन और कपड़े बच्चों के लिए सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कैश भी दिया गया जिनको जरूरत थी फैमिलीज को, और ये हमने गवर्नमेंट के बजट से नहीं किया, ये बिल्कुल अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के मदद से किया, और अभी भी वो मेडिकल कैंप जारी है बिकॉज मैंने देखा बच्चों को बहुत इन्फेक्शंस का सामना था। बिल्कुल ठीक है जी। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद हमारे साथ मौजूद थी। सारा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई और क्या क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं ब्यूरो की तरफ से वो हमने बात की है, किस तरह ऑपरेशन किए जाते हैं। आप छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं स्किन केयर के हवाले से, और ख़ास तौर पर मैं तो कहूँगी औरतों के मसाइल के हवाले से हमने बात करनी है, क्योंकि औरतें होती हैं कि हमारे मुंह पे झुर्रियाँ पड़नी जा रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आती जा रही हैं, तो इनको हमने किस तरह कम से कम करना है, अपनी जो एज है उसको किस तरह छुपाना है, ये मेरे ख्याल से औरतें ज़्यादा करती हैं। मैं भी औरतों में शुमार होती हूँ, लेकिन हाँ करती हैं औरतें। तो ये सारे प्रोसीजर्स आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि किससे आप अपनी जो स्किन है उसको और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो, अपनी चीज़ों, अपनी जो फाइन लाइंस हैं उनको बुटॉक्स और फिलर्स के थ्रू किस तरह कम से कम किया जा सकता है। तो इस प्रोसीजर पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, मॉनसून में क्या इस तरह की प्रोसीजर हमें करवाने चाहिए, इस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं, तो उनसे इन प्रोसीजर्स के बारे में जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये फिलर्स और बुटॉक्स आजकल बड़े ज़्यादा इन होते जा रहे हैं, और लड़कियों में मैंने ज़्यादातर देखा है खवातीन ये ज़्यादातर प्रोसीजर्स कराती हैं। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या अलग अलग हैं, बुटॉक्स और फिलर्स? दो अलग अलग चीज़ें हैं।
पहले तो ये बात है कि जो बोटॉक्स और फिलर्स दोनों दवाइयाँ हैं, अच्छा, और इनको सिर्फ क्वालिफाइड स्किन स्पेशलिस्ट या कॉस्मेटिक सर्जन से ही करवाना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन। उसकी वजह यह है कि ये एक्चुअली दवाइयों के नाम से रजिस्टर्ड हैं पूरी दुनिया में, और ये दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि आपकी झुर्रियों को ख़त्म कर सकती हैं। लेकिन ये एज अ ट्रीटमेंट भी होता है ना? हाँ जी, हैं वो दवाइयाँ, लेकिन आप हैं दवाइयों के तौर पे आप जिस तरह इंजेक्शन में आती जी, हैं, जी, और जी। इंजेक्शन बजाय इसके कि हम किसी के मसल में लगाएं, पट्टे में लगाएं, तो वो डायरेक्ट जो है हम उसको- वहाँ पे जिल्द में लगा देते हैं। ठीक है। बोटॉक्स जो है वो ना सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि खूबसूरती के लिए ज़्यादा मशहूर हो गया, हाँ, लेकिन एक्चुअली ये आपके मसल को रिलैक्स कर देता है। अच्छा, अब होता ये कि जब हम अपने मसल्स यूज़ करते हैं फेस के, ख़ास तौर पे अपर पार्ट के, हाँ जी, जब हम बार बार अपने माथे को ऊपर करते हैं तो मसल की हाइपरट्रोफी हो जाती है, मसल अपना इसको बॉडी बिल्डिंग हो जाती है मसल। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा इस तरह आंखें चुंधिया के देखते हाँ। हैं तो साइडों वाले आंखों मसल के की, नीचे भी, हाँ, हाँ जी, तो ये मसल हैं जो कि आपके सारे प्रोड्यूस कर रहे हैं इस मूवमेंट को। सही सही, वहाँ पे उनकी जिस तरह हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं मसल्स की, हाँ। तो मसल बढ़ जाते हैं, यहाँ के मसल बढ़ जाते हैं जो वो हमें झुर्रियों की सूरत में दिखाई देते हैं। ओके। अब जब हम उन मसल्स को थोड़े दिनों के लिए रेस्ट पे चले जाने देते हैं, और बोटॉक्स क्या करता है कि उन मसल को रिलैक्स कर देता है। सही, सिर्फ इन मसल को रिलैक्स नहीं करता, जहाँ पर भी जिस मसल में आप लगाएंगे, जिस तरह हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जिनको कि एक तरफ को गर्दन मुड़ी होती है, चूँकि उनका ये वाला मसल जो है वो बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ होता है, और उनको एक बीमारी का एक नाम है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मसल खिंचा हुआ होता है, तो या तो है कि आप उसको काटें या उसको किसी तरह रिलैक्स कर दें। अच्छा, तो हम वहाँ पे जब बोटॉक्स लगाते हैं तो मसल रिलैक्स हो जाता है, पेशेंट की गर्दन सीधी हो जाती है। इसी तरह बोटॉक्स को आंखों के भींगापन में लगाते हैं। पहले भींगापन जो आंखों का था, उनका मसल चूंकि दरमियान वाला मसल ज्यादा हाँ उसको जी, हाँ जी। अंदर को खींच रहा हाँ। होता था आंखों को, तो भींगा दिखाई देता था पेशेंट। ठीक है, उसमें अगर उसमें बजाय, और उसको काटना पड़ता था मसल को। आजकल हम उसी में अगर कोई बोटॉक्स का इंजेक्शन लगा दें तो वो मसल रिलैक्स हो जाते हैं, तो आंखें सीधी दिखाई देती हैं। ओके, बिल्कुल यही असूल है आंखों की झुर्रियों, आंखों के गिर्द या माथे पे झुर्रियों को ठीक करने का। असूल यही है कि आप उस मसल में जो वो झुर्रियां बना रहा है मसल, उसको उसमें relax इंजेक्शन करना लगा है। देंगे, उसको रिलैक्स कर देंगे। ठीक है, अब उसमें नुकसान क्या हो सकता है कि अगर कोई अनाड़ी डॉक्टर जी, या नॉन डॉक्टर या जिसने पहले बहुत दफ़ा बोटॉक्स नहीं किया, अगर ऐसे मसल पे लगा दे जो ज़्यादा रिलैक्स हो जाए, तो आपकी आंखें थोड़ी सी ड्रूप कर सकती है, आंख वहाँ से नीचे को आ सकती है, आंखों का जो आपकी भवें पर्दा है या जो आपकी की स्किन है, स्किन नीचे को लटक सकती है। अगर जिस्म के किसी ऐसे हिस्से पे, फेस पे ऐसे हिस्से पे लग जाए जिसको कि मसल ने ऊपर को उठा के रखा है, ठीक है, तो वो वाला अगर चेहरे के किसी ऐसे पार्ट पे लग जाए तो वहाँ से वो चेहरा नीचे को ढलक सकता है फॉर द टाइम बीइंग। इसमें खूबसूरती की बात बोटॉक्स में ये है कि ये रिवर्सेबल है। ओके, तो अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला हो भी जाए तो वो 2, 3, 4 महीने के बाद वापस, चूंकि उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो फिर वो दोबारा तो वो से आप ठीक हो करवा जाता है। सकते हैं। ठीक तो है। लोग जो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी दफ़ा आते हैं कि जी मैं अमेरिका गई थी और मैंने $300-400 की ये क्रीम ले आई, तो उतने में आपका कोई 2 दफ़ा बोटॉक्स साल में हो सकता है। और उससे फ़ायदा क्या होता है कि वो ये मेडिकली प्रूवन है। FDA जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका की, उसने कोई तकरीबन 30-40 साल से इस्तेमाल में है। कोई लॉन्ग टर्म इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं अगर आप सही तरीके से इसको करें। जी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। लेकिन ये है मसल के लिए, ये उन झुर्रियों के लिए जब आपकी आंखों की या चेहरे की मूवमेंट पे झुर्रियाँ बढ़ रही हों। इसको हम डायनामिक राइटिडीज या बोलते हैं, यानी चेहरे की वो झुर्रियाँ जो किसी मसल के सुकड़ने से पड़ें, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो पड़ रही हैं। जी, वो आमतौर पे अगर आप सादा अल्फाज में देखना चाहें तो वो आमतौर पे हमारे माथे माथे की पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, हाँ और ये जी। जो आपके दरमियान में जब लोग इस तरह कहते हैं कि जब हाँ। गौर से देखते हैं, और हम लाफ जब हंसते ये भी लाफ हैं लाइन तब नहीं, लाफ दूसरी लाइंस है। भी होती जी हैं। वो दूसरी ये है। दूसरी हैं? ये दूसरी अच्छा। है। ये वाली वो झुर्रियाँ जो मसल से पड़ती हैं वो आमतौर पे इसको आसान उसमें समझने के लिए, याद रखने के लिए कि जो अपर पार्ट ऑफ द अपर हाफ ऑफ द फेस है उसमें हम आमतौर पे बोटॉक्स लगाते हैं, और जो लोअर हाफ ऑफ द फेस है चूंकि वो मूवमेंट से झुर्रियाँ नहीं पड़ती बल्कि आपकी वहाँ से थोड़ा सा फैट खत्म हो जाता है ओके, या वहाँ पे जिल्द बहुत लूज हो जाती है। अब जिल्द के नीचे अल्लाह मियाँ ने एक ख़ास जो जिल्द की दूसरी लेयर है, पहली एपिडर्मिस है, दूसरी को डर्मिस बोलते हैं, उस लेयर में, दूसरी लेयर में अल्लाह मियाँ ने ख़ास किस्म का एक केमिकल प्रोड्यूस किया है जो कि जिल्द को तरावत, ठीक है। हाइड्रेशन ओके। और खिंचाव देता है, अच्छा, जिसको हम कोलेजन बोलते हैं। जी जी, और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जिसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। ये ज़्यादा शकील नाम है बट फॉरगेट अबाउट द नेम, लेकिन हाइलुरोनिक एसिड एक अल्लाह मियाँ ने आपकी बॉडी में पहले ही प्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक और है। वो फिलिंग मटेरियल है हाँ। बेसिकली। जिस तरह अगर आपने कंफर्टर में देखा हो, गद्दों में देखा हो, ये जो आपके कुशन्स हैं, इसमें अगर आपका बैठ जाए गद्दा या फोम या कुशन
तो वो बड़ा लिस्टलेस सा और बड़ा जिस तरह कोई खाली खाली चीज़ दिखाई देती है। अगर यही वाला हाल जिल्द के नीचे हो फेस की, तो वहाँ से जो कि वो खाली खाली सा दिखाई देता है, थोड़ी सी जिल्द वहाँ से ढलक जाती है। अब जब हम उसको दोबारा फिल कर देते हैं, आपने अक्सर लोगों को देखा जब वो जवान होते हैं तो उनकी चीक बोन्स हाई होती हैं, लिप्स थोड़े से ज़्यादा प्लम्प होते हैं, ये जो झुर्रियाँ ये ख़त्म यहाँ पे नहीं होती। चिन लोगों की वक्त के साथ साथ छोटी हो जाती है, चूँकि वक्त के साथ साथ हमारी एजिंग प्रोसेस का एक हिस्सा ये है कि वो वहाँ से मटेरियल फिलिंग मटेरियल ख़त्म हो जाता है, आपके वहाँ से जो फैट की अल्लाह मैंने फिलिंग की होती है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे मसल थोड़े से छोटे हो जाते हैं, और हमारी इवन बोन्स जो हैं वक्त के साथ साथ हमारी बोन्स भी छोटी हो जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, बजाय इसके कि बोन को वहाँ पे दोबारा नया लगाएं या सर्जरी में जाएं, ये हाइलुरोनिक एसिड जो यही वाला जो कुदरती मटेरियल है, ये अब लेबोरेटरी में भी बन गया है और इसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। वो जब हम जी तो इसको फिलर बोलते हैं, ठीक है, इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं और वो तकरीबन साल तक चलता है और उसके फिर आहिस्ता फिर आपकी बॉडी उसको आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड कर देती है। तो साल में 1 से 2 दफा ये ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और ये हर कोई करवा सकते हैं, इसकी एज लिमिट भी है? नहीं, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन होता ये है कि मैं आमतौर पर रिकमेंड ये करता हूँ कि जब आपकी 40s से लेके और 60s तक ये आमतौर पे रिकमेंडेड होता है। उसकी वजह ये 50s तक 60s तक इवन कुछ लोगों को 30s में ज़रूरत पड़ जाती है। डिपेंड करता है कि आपका हर एक का एजिंग प्रोसेस डिफरेंट है। और काफ़ी दफ़ा हम इसको किसी स्कार पे भी लगा सकते हैं। फर्ज करें किसी के दाने निकले और वहाँ पे डिप्रेस्ड स्कार पड़ गए, तो वो जो डिप्रेशन है उसको फिल करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी की नाक जो है वो छोटी है और वो लगता है हमें तीखी करनी चाहिए और हम चाहते हैं सर्जरी के बगैर की जाए, तो हम तीखी नाक बनाने के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी की थोड़ी बहुत पूरे आप फेस के लिहाज से प्रोपोर्शनेट नहीं है और हमें लगता है थोड़ी सी थोड़ी में लगाने से ज़्यादा ये मुतनासिब हो सकता है चेहरा और खूबसूरत ज़्यादा दिखाई देगा, तो वहाँ लगा सकते हैं। अगर किसी को कोई खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पे डिप्रेशन आ गया, वहाँ से कोई चीज़ निकल गई और वहाँ पे स्कार पड़ गया, उस स्कार के नीचे लगा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे एक से ज़्यादा जिस तरह बोटॉक्स के मैंने बताया था, तो फिलर के बहुत सारे और भी यूजेस हैं जो लोगों को पता नहीं। लोग समझते सिर्फ इसको खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खूबसूरती के साथ साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ऐसा हो जाए, बोटॉक्स का भी यही है कि बोटॉक्स का हम बहुत सारे आजकल मरीज़ों का माइग्रेन हेडेक्स जो हैं उसमें बड़ा इफेक्टिव है, क्योंकि जो आपके मसल होते हैं आपके स्कल के वो खिंच जाते हैं। कुछ बच्चे जो हैं अपनी टोज पे टो वॉकिंग करते हैं कि वो अपनी सिर्फ टोज के ऊपर चल रहे होते हैं, पूरे पाँव पे नहीं चलते, पूरे पाँव पे नहीं चलते, तो उनका मसल एक खिंचा होता है, उसको कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, तो मैं जानना चाहूँगी सैलाब के हवाले से हमने देखा पूरा पाकिस्तान जो है वो मुतासर हुआ है। सैलाब की वजह से बहुत सारी स्किन डिजीज़ भी सामने आ रही हैं, उस हवाले से आप लोग क्या काम कर रहे हैं? देखें, एक तो ये है जी कि हम लोगों ने, और ये मेरी दरख्वास्त होगी आपके चैनल के तवज्जुह से, कि हम लोगों ने ये फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान में ये हमारी स्किन स्पेशलिस्ट की जिम्मेदारी है कि कोई पेशेंट जिल्द का ऐसा ना हो जिस तक हमारी इमदाद ना पहुंच सके। वो हमारी स्किल भी है। उसके लिए हमारा 0311 077 ये हमारा एक नंबर है। उस पर सिर्फ आपकी एक हमें हेल्प चाहिए, चैनल के तवज्जुह से भी और डॉक्टर्स भी, जो इन इलाकों में जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर काम कर रहे हैं, वो इस नंबर पे सिर्फ हमें कॉल करेंगे 0311 077 और वहाँ पे सिर्फ एक मैसेज छोड़ देंगे कि जी हमें इस इलाके में जिल्द की बड़ी बीमारी और आप हमारी हेल्प करें। वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए उन मरीज़ों की तस्वीरें भी भिजवा सकते हैं हमें, और हम उनको लाइव वीडियो कॉल के ज़रिए मरीज़ को डायग्नोज करके यहीं पे बैठे बैठे डायग्नोज करके, जो कि हमने अपने डॉक्टर्स को इसके लिए इस्तेमाल करना हमने बहुत पहले से शुरू किया होता, लेकिन अब जो कि हम पहले भी करते थे, लेकिन अब जो सैलाब ज़दगान है वहाँ तक फिजिकली जाना हर जगह चाहे इतना मुमकिन नहीं है, और उसके लिए किसी डॉक्टर का भी ज़रूरी नहीं है कि वो डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ पे बैठा हो। अगर वो हमें उनकी तस्वीरें भेज दें, हमारे से वीडियो कॉल करवा लें, हम ना सिर्फ वहाँ पे उनको डायग्नोज करके, और अगर उनके पास अगर दवाइयाँ नहीं होंगी, हम यहाँ से उनको कोरियर के जरिए दवाइयाँ भी फ्री में भेजेंगे। ऑनलाइन उन्हें देखा जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, और अगर वहाँ पे दवाइयाँ नहीं हैं तो यहाँ से दवाइयाँ भी इमदाद के जरिए वो भेजी जाएंगी। प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और स्किन के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे, और मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।